ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस मैम। नजर आ सो आई स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि बेसिकली यहाँ पे हमारे आपका यू फर्स्ट हैव टू फिगर आउट कि आपका जो बिजनेस है वो कौन से मॉडल पे सेट हो रहा है, ठीक है? क्योंकि जब आप बिजनेस मॉडलिंग करते हैं अपनी, आपकी फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू, आपकी कस्टमर्स, आपकी मार्केट, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, आपका बिजनेस है कौन से डोमेन। सो टिपिकली यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के बिजनेस मॉडल्स होते हैं। एक होता है एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है कि यू आर एक्चुअली जस्ट रनिंग, आपका जो चल रहा है बिजनेस वो एक्सटर्नल ग्रांट, एक्सटर्नल फंडिंग पे चल, आप अपनी कोई आपका रेवेन्यू जनरेट जो हो भी रहा है अगर, तो इट्स गोइंग बैक इनटू द होल फनल, और आपकी कोई प्रॉफिट्स नहीं है, ठीक है? तो वो जो कहलाएगा, इस तरह का बिजनेस आपका कहलाएगा, वो एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। और ये चीज एक एसएमई या स्टार्टअप से डिफरेंट होती है, ठीक है? इसके बाद जो इसका कंप्लीट ऑपोजिट है वो है हमारे पास ट्रेडिशनल बिजनेस, ये फॉर प्रॉफिट बिजनेस, ठीक है? ट्रेडिशनल बिजनेस वो होते हैं जो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। चाहे आप एक सिंपल ई कॉमर्स की ले लें, कोई एजेंसी ले लें या वेबसाइट ले लें, आप कोई दुकान ले लें, कोई किराना स्टोर ले लें, ये सारी चीजें जो होती हैं ट्रेडिशनल बिजनेस कहलाती हैं, सिंपल फॉर प्रॉफिट बिजनेस कहलाती हैं। जो इन दोनों का बीच का इंटरसेक्शन है ये एक सोशल एंटरप्राइज कहलाता है। सोशल एंटरप्राइजेस जो होते हैं इसके अंदर आपका सोशल फैक्टर आ जाता है और आपका ट्रेडिशनल फैक्टर आ जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं माशरे की, और उसके अंदर कोई अच्छी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप रेवेन्यू भी जनरेट करें, प्रॉफिट भी जनरेट करें। तो जो बेस्ट ऑप्शन होता है स्टार्टअप के लिए वो ये होता है कि यू बिकम अ सोशल एंटरप्राइज, क्योंकि स्टार्टअप्स का यही होता है कि यू आर एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो अगर इवन इफ यू थिंक कि आप या तो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं और आप एक सिंपल लेन देन का काम कर रहे हैं, अगर आप उसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोगों के लिए, चाहे उससे जॉब क्रिएशन में हेल्प हो रही है, चाहे उससे वेलबींग में हेल्प हो रही है, जैसे इन्होंने एक गिफ्ट टू नीड या नीड गिफ्ट जो थ्रिफ्ट स्टोर टाइप की चीज बनाई है एक खातून ने, जो मिसबा बताई थी मुझे। तो इस तरह की चीज अगर आपका फैक्टर आ जाता है सोशल का, तो यू बिकम अ सोशल एंटरप्राइज। सोशल एंटरप्राइजेस के लिए ग्रांट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं आपकी फील्ड के अंदर। आपका सबसे ज्यादा थ्राइविंग सोशल एंटरप्राइजेस बिजनेस हो सकता है। मकसद ये है कि आपने फॉल नहीं करना, किसी भी तरह से अवॉइड करना है एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनने से। हमेशा आपने अगर ऑपरेट करना है, बिजनेस चलाना है, सस्टेनेबल बनना है, तो आपने या तो सोशल एंटरप्राइज बनना है या ट्रेडिशनल बिजनेस बनना है। अभी हम लोगों की जब खत्म होगी प्रेजेंटेशन, या तो फिर आई विल आस्क यू कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करके रखना होगा कि वेदर यू गाइस फॉल इनटू अ सोशल एंटरप्राइज ब्रैकेट या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस ब्रैकेट, ठीक है? सो नेक्स्ट विल स्टार्ट कि अगर बिजनेस आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपका कौन सा है, तो अब आपके तीन स्टेजेस है बिजनेस की। पहली स्टेज है आइडिएशन की, सेकंड स्टेज है इवेल्युएशन की, थर्ड स्टेज है एग्जीक्यूशन। आइडिएशन स्टेज का मतलब ये कि आपने एक आइडिया सोचा, ठीक है, कि ये हो सकता है, मैं इस तरह की कोई चीज बना लूं। और फिर उसके बाद आप उसकी वैल्यूएशन स्टेज पे जाते हैं। वैल्यूएशन स्टेज का मतलब ये है कि क्या इस चीज की जरूरत है, या क्या मैं ये बना भी सकता हूँ या बना भी सकती हूँ, क्या मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतने फंड्स और चीजें हैं, या ये पॉसिबल भी है या नहीं है पॉसिबल। वो चीज आपको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होती है एग्जीक्यूशन पे जंप करने से पहले। तो ये तीन जो स्टेप्स हैं इनको आपने जरूर अपने ध्यान में रखना है। इवन एग्जीक्यूशन स्टेप पे जाते हुए भी आप इवेल्युएशन और एग्जीक्यूशन के बीच में जंप मार रहे होते हैं मुस्तकिल। जो एक आइडियल सिचुएशन बताई जाती है ओवरऑल, वो ये होती है कि जब भी कोई फाउंडर अपना बिजनेस बिल्ड करता है, स्पेशली अगर वो एक न्यू सोशल एंटरप्राइज है या न्यू इनोवेटिव एंटरप्राइज है, मतलब कि आप कोई स्टार्टअप बना रहे हैं जिसके अंदर थोड़ा कोई इनोवेशन का फैक्टर है, या कोई ऐसी नई नई कोई डिस्ट्रक्शन ला रहे हैं, कोई ऐसी चीज ला रहे हैं जो ट्रेडिशनली नहीं होती, नया बिजनेस मॉडल टेस्ट करें, तो फिर आपको 30-70 का रूल याद रखना है। उस रूल के अंदर ये होता है कि आपने 70% टाइम अपना लगाना है अपने जो टारगेट कस्टमर, जो टारगेट यूजर है, उनसे फीडबैक लेने के लिए।
आपने और 30% टाइम अपना लगाना है एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई अपना नया फीचर बनाने का सोचेंगे, या अपनी वेबसाइट बनाने का सोचेंगे, या एक्सपेंड करने का सोचेंगे, तो आपने पहले ध्यान में रखना है कि मेरा यूजर क्या कौन है, ठीक है। कौन वो बंदा है जो मुझे पैसे देगा, कौन वो बंदा है जो मेरा कस्टमर है, जो मेरी ये जो मेरी वेबसाइट है ये यूज करेगा, मेरा प्रोडक्ट यूज करेगा, मेरी सर्विसेज यूज करेगा, वो कौन है। और उससे उस तरह के लोगों से आपको कंटिन्यूसली फीडबैक लेने की जरूरत है। अगर आप ऑनलाइन ही रीच आउट कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को ढूंढें, अपनी यूनिवर्सिटीज में ढूंढें, जो आपको लगता है आपके टारगेट यूजर्स होंगे। अपने सही टारगेट यूजर को चेक करें, उसको फिगर आउट करें कौन हो सकता है। हम इसके ऊपर अभी लीन कैनवस पे जब आएंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारा पहला जो स्टेज है वो आइडिएशन का है, तो आइडिएशन में भी कुछ तीन चीजें होती हैं जो आपने पहले फिगर आउट करनी होती है बिफोर यू जंप टू बिल्ड योर बिजनेस मॉडल, या लीन कैनवस मॉडल। आइडिएशन में जो तीन मेन फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं डिजायरेबिलिटी, फीजिबिलिटी एंड वायबिलिटी। ये नाम सुनने में थोड़े से वो लग रहे हैं कि मुश्किल से, बट इतने मुश्किल नहीं है। इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि डिजायरेबिलिटी का मतलब ये है कि आप क्या डिजायर, क्या लोग डिजायर कर चीज जो आप देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई जूतों का स्टोर है, जूतों का स्टोर वाला अगर अपनी डिजायरेबिलिटी चेक करे तो ऑब्वियसली भाई हर किसी को जूते चाहिए होते हैं। अगर वो कोट शूज वगैरह दे रहा है, या स्कूल के जूते यूनिफॉर्म के साथ वाले बेच रहा है, तो आपको पता है उसकी डिजायरेबिलिटी है। कितने सारे बच्चे हर सीजनली नए शूज खरीद रहे होते हैं। तो आपको डिजायरेबिलिटी चेक करनी होती है अपनी मार्केट के हिसाब से कि क्या जो चीज मैं बेचना चाह रहा हूँ, जो सर्विस या कोई ऐसा प्रोडक्ट, वो डिजायरेबल है भी या नहीं है। अगर मैं कोई टॉफी बनाऊं जो करेले के फ्लेवर की हो, ठीक है, और मैं बोलूँ कि ऐसी चीज कभी जिंदगी में नहीं बनी, इनोवेशन फैक्टर तो है उसके अंदर, बट उसकी डिजायरेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से ध्यान में रख के पहले चेक करना है कि जो मेरे कस्टमर हैं जिनको बेचना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, क्या वो डिजायर ऐसी चीज को लेना भी चाहेंगे या नहीं। सेकंड उसके अंदर आ जाती है फीजिबिलिटी। कैन वी डू दिस। फीजिबिलिटी ये है कि टेक्निकली या इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से और आपके पास जो रिसोर्सेज मौजूद है उस पर्सपेक्टिव से, क्या वो चीज बनाई जा भी सकती है या नहीं जा सकती। अगर आप ऐसी कोई चीज सोच रहे हैं, अब अगर आप इलॉन मस्क की तरह सोचते हैं कि मुझे रॉकेट बनाना है, ठीक है, तो आपकी जो रिसोर्सेज है, आपकी जो एक्सपर्टीज है, आपके पास जो फंडिंग है, क्या वो आप यूज करते हुए वो बना सकते हैं। नहीं बना सकते, राइट। तो वो चीज आपने अपने ध्यान में रखनी है कि जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं, जिस तरह की नॉलेज मेरे पास है, इसके अंदर आपका अपना बैकग्राउंड भी आ जाता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी आ जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे अभी आई थिंक यहाँ पे एक स्टार्टअप है हमारे पास मौजूद, जो बता रहे थे कि उनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है 20 साल से आई गेस, और वो अब उसको इंटरनेशनली एक्सपेंड करना चाहते हैं ई कॉमर्स डोमेन के साथ। तो अगर आपका बैकग्राउंड है उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि फीजिबिलिटी है आपके पास, ठीक है, रिसोर्सेज है आपके पास, चीजें हैं। और आपके पास अगर आपको लगता है, अब आपने डिजायरेबिलिटी चेक करनी है पहले तो, क्या जहां पे आप एक्सपेंड करना चाहते हैं इंटरनेशनली, वहां पे भी आपके प्रोडक्ट चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो कौन सी मार्केट है जहाँ जो सिमिलर है बिल्कुल यहाँ की मार्केट की तरह, वो एक्सेप्ट करेगी आपके प्रोडक्ट्स को, यूज करेगी, और ये सारी चीजें आपकी चलेंगी चलेंगी। The last thing and the most important thing is viability. Viability का मतलब ये है, should be do this का मकसद ये है कि क्या हम ये करके मतलब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ये वायबल है या नहीं, ठीक है। क्या हमें ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, क्या आप इससे कोई सस्टेनेबल बिजनेस बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। तो ये चीज एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, कि पूरे स्टार्टअप के अंदर टू सी कि इसका बिजनेस मॉडल बन भी सकता है या नहीं बन सकता। अगर आपके पास सिंपल डिजायरेबिलिटी है कि किसी को चीज चाहिए, और आपके पास एक फिजिबिलिटी भी है कि ठीक है आप बना भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसी चीज है जिसका कोई पे नहीं करेगा, जिसके कोई पैसे नहीं देगा, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है वो बनाने का, क्योंकि आप उससे बिजनेस नहीं चला सकते, अपना एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो वायबिलिटी में आपने बिजनेस फैक्टर देखना है, डिजायरेबिलिटी में आपने मार्केट या यूजर का फैक्टर देखना है, फीजिबिलिटी में आपने टेक्निकल फैक्टर देखना है या अपना रिसोर्सेज का फैक्टर देखना है।
ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। यस, क्लियर है। ओके, थैंक यू। सो मूविंग ऑन। अब जब आपने अपना आइडिएशन में चेक कर लिया है कि भाई मेरा ये डिजायरेबिलिटी फैक्टर है, फिजिबिलिटी है, वैलिडिटी है, अब इसके बीच में अगर आपका प्रोडक्ट आ रहा है तो इसका मतलब कि आप एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू बिल्डिंग अ लीन कैनवस मॉडल फॉर योर होल बिजनेस। ठीक है, ये आपको जैसे वकान ने ऑलरेडी बताया है कि ही हैज शेयर्ड द टेम्पलेट विद यू। आई एम श्योर कि आपको ओवरव्यू भी उन्होंने थोड़ा सा दिया होगा, तो हम उसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसके अंदर आ जाता है वो प्रॉब्लम है। तो लाइक आई मेंशन बिफोर कि अगर आप एक सोशल एंटरप्राइज हैं या एक स्टार्टअप है या फिर एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी है, तो आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं ये देखने के लिए। और यही चीज, ये जो प्रॉब्लम सोल्यूशन वाली चीज है, ये आपका डिजायरेबिलिटी फैक्टर जो हमने डिस्कस किया, वो चीज कनेक्ट हो रही होती है कि हाँ कोई मसला है जिसका आपकी जो ऑडियंस है उसको सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी टॉप 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख देंगे। इसका मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ जो आपको सामने सामने की लग रही है या एक मेन चीज, एक मेन प्रॉब्लम लग रही है, आप वो लिख दें। आप जितनी भी आपको लगता है चीजें सॉल्व हो रही हैं आपके इस प्रोडक्ट से, आप वो सारी लिस्ट डाउन कर सकते हैं और फिर लेटर आप उसके अंदर से फिगर आउट कर सकते हैं कि मेन आपका क्या इशू है जिसको आप सॉल्व करें। ठीक है, ये नंबरिंग का मकसद ये है कि आप इस तरह से बेसिकली लीन कैनवस को इस तरह से भरा जाता है कि पहले आप एक साइड लें, फिर आप दूसरी वाली साइड का एंड एंड में फिल करें, फिर इस वाली साइड पे वापस जंप करें, इस तरह से पूरा हो रहा होता है। बट आप अपनी तरफ से भी फिल आउट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको नंबरिंग के हिसाब से चलें तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की। ठीक है, हमारे पास एक स्टार्टअप में यहाँ पे सानी डॉट आया होगा, मैं उसके हिसाब से ले लेती हूँ। उसकी प्रॉब्लम उसने आइडेंटिफाई की थी कि घरों में पानी की जो मशीनें होती हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिक नहीं होती हैं। इनका पता नहीं चलता है कब पानी आ रहा है कब जा रहा है, और पानी जाया बहुत होता है। घरों में भी और कॉर्पोरेट लेवल पे भी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लेवल पे भी पानी बहुत जाया होता है। हमारे पंप्स वगैरह के अंदर लीक हो रहा होता है या पाइप्स लीक हो रहे होते हैं, कहीं हो रहा होता है, तो उसको कैसे बचाया जाए। तो मेन प्रॉब्लम वॉज वाटर वेस्टेज। ठीक है, उसने वाटर वेस्टेज की प्रॉब्लम उठाई। उसने देखा कि ये प्रॉब्लम आ किस किस को रही है। ठीक है, ये नंबर 2 जो हमारा कस्टमर सेगमेंट्स है, ये इस पे आया। इसने देखा कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है घर के जो आम लोग हैं, आम अफराद हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सबसे ज्यादा घर के यूज में पानी थोड़ा ही आता है हमारे यहाँ स्पेशली। आप आई एम नॉट श्योर कि गुजरांवाला में क्या सिचुएशन है। मैं कराची से हूँ और यहाँ पानी का बड़ा मसला होता है। तो यहाँ पे कभी कभी दिन में पानी आ रहा होता है, कभी 3 3 दिन बाद आ रहा होता है, तो आपको स्टोर करके रखना होता है पानी। तो उसके वजह से जो सबसे पहला मसला था घरों का, ठीक है, उसमें भी आप इलाके भी इसके अंदर टारगेट डाल सकते हैं कि इन इन इलाकों के लोगों को ज्यादा मसला आ रहा है। फिर इसके साथ आपकी जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, अच्छा उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो स्टाइल की इंडस्ट्री है, ठीक है, टेक्सटाइल की जो फैक्ट्रीज हैं, उनको सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। पता है एक कपड़ा जो पीस होता है उसको बनाने के लिए कितने गैलन्स का पानी चाहिए होता है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उनको पानी का बड़ा मसला है, उनको स्टोरेज का बड़ा मसला है। इस तरह से उन्होंने सारी सेगमेंट्स अपने इसमें लिख दिए कस्टमर सेगमेंट वाली जगह पे। फिर वो जंप करते हैं इसके ऊपर कि पहले आप सोल्यूशन पे आएंगे, यार इसका मसले का हल क्या हो सकता है। ठीक है, आप सोल्यूशन और यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली जंप कर सकते हैं इधर से उधर। इट्स बेटर कि आप सोल्यूशन पे पहले देख लें कि इसका आपको क्या लगता है प्रपोज सोल्यूशन क्या है। तो आपने देखा कि सोल्यूशन इसका ये है कि बिकॉज वो जो हमारा फाउंडर है अंसब नाम है उसका, वो इंजीनियर है नर्स से पढ़ा हुआ ना। तो उसने उसका सोल्यूशन निकाला कि मैं डिवाइसेस बनाऊंगा, आईओटी बेस्ड डिवाइसेस, जो कि सारे आप इसमें सेंसर्स लगे होंगे और वो आपकी घरों की मोटर के साथ कनेक्ट हो जाएगी, आपकी फैक्ट्रीज के मोटर और डिफरेंट डिफरेंट एरिया से कनेक्ट हो जाएगी, आपके पाइप के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आप उसको अटैच कर सकते हैं और अपना फ्लो मॉनिटर कर सकते हैं। और उसके हिसाब से आप अपनी जो आपकी मोटर है उसको चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं,
अगर आपको लग रहा है कि पानी कम हो गया है, तो कुछ घरों में जैसे 2 लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, तो आप पानी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें उसने वहां से उस तरह की डिवाइसेस बनाई। उसने डिवाइसेस बनाई और फिर उसने ये चेक किया कि ये जो सोल्यूशन मैं बना रहा हूँ, क्या ये सोल्यूशन पहले से मौजूद है मार्केट में या नहीं मौजूद मार्केट में। क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है ना, प्रॉब्लम तो ये हर तरफ है ऑलरेडी। हम लोग चाहे किसी एक सिटी की बात करें, कंट्री की बात करें, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम है। तो उसका सोल्यूशन अभी किस तरह से निकल रहा है, उसे चेक की कुछ चीजें, इधर उधर कुछ डिवाइसेस उसको मिली, ऐसी नजर आई जो इस चीज पे काम कर रही हैं, बट कोई ऐसी नहीं थी जो कि एक कस्टमाइजेबल डिवाइस हो जिसमें आप अलग अलग सेंसर्स अपनी डिमांड पे नए लगा सकते हैं, या वो एक पूरा इतना बड़ा फ्लो पूरा मेंटेन कर सके, वो एक एप्लीकेशन के थ्रू पूरी डिवाइस चेक हो रही हो, चल रही हो, ऐसी नहीं थी। तो उसने वो वाली चीजों को उसने सोचा कि यार ये वो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है जो मेरी डिवाइस में होगी, जिसकी वजह से मेरी डिवाइसेस लोग खरीदेंगे या प्रेफर करेंगे, और दूसरा जो ऑलरेडी मार्केट में वो ले इनके महीने से ऊपर से उनकी जो टेक्नोलॉजी थी उस लेवल की नहीं थी कि आप उनके ऊपर काम कर, मतलब उनको आपको डील कर सके, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे, वो बाहर से इंपोर्ट होके आ रहे थे। इंपोर्ट होकर जो चीज आती है, अगर उसमें थोड़ा सा भी कोई मसला हो जाए तो आपको पार्ट्स नहीं मिलते यहाँ पे, आप उसको सही नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सचेंज इट। तो इसने ये जो सारी चीजें थी ना, ये इसने अपनी फिगर आउट की कि यार मैं इन हाउस बनाऊंगा, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर्स की टीम लेके आऊंगा, उनके साथ मिलके मैं इन हाउस डेवलप करूंगा इन सारी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस। और उन डिवाइसेस को मैं कॉस्ट इफेक्टिव बनाऊंगा, कस्टमाइजेबल बनाऊंगा, और उनको जो है सर्विस चार्जेस और ये सारी चीजों से रखते हुए उसने पूरी डिवाइस इतनी छोटी सी पोर्टेबल बनाई, जो उसने घरों के अंदर पहले लगाने स्टार्ट की। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कि चैनल्स। अब उसने कहा पाथ टू कस्टमर्स मेरे क्या है। तो पाथ टू कस्टमर्स उसने फिगर आउट ये किया कि यार ठीक है, अब मैं ये बना तो लूंगा, मैं अपने कस्टमर्स तक, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचूंगा कैसे। उसने फिगर आउट किया कि जैसे हाँ, कौन सा ऐसा एक एरिया है, सो यू हैव टू फिगर, यहाँ पे जो कस्टमर सेगमेंट्स होता है ना, इसके अंदर कभी कभी आप चाहें तो एक और एक सेगमेंट वो बना सकते हैं। इस कॉलम को डिवाइड कर देते हैं आप अर्ली अडॉप्टर्स में। अर्ली अडॉप्टर्स का मतलब ये है कि सबसे इनिशियल लेवल पे, सबसे स्टार्टिंग में आपके कस्टमर कौन हो सकते हैं, क्योंकि कस्टमर सेगमेंट्स तो आप टारगेट कस्टमर से बहुत सारे सेगमेंट डाल देंगे ना, वो कौन सा स्पेसिफिक सेगमेंट है जो आपके बिल्कुल इनिशियल में, स्टार्ट में आप जिनको एक्वायर कर सकते हैं, जिनको ऑनबोर्ड ला सकते हैं। आप लोगों के केसेस में वो आपके, अगर आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैकल्टी हो सकती है, आपके खानदान वाले हो सकते हैं, आपके एरिया वाले हो सकते हैं, आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपके पुराने बिजनेसेस के अंदर मौजूद हो, जो आपको ऑलरेडी ट्रस्ट करते हो, वो हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके कौन से हैं अर्ली ऑफिस। फिर हम वापस आते हैं चैनल्स के ऊपर, नंबर 5 के ऊपर, पाथ टू कस्टमर्स। अब हमने फिगर आउट करना है कि ये जो मैंने पहले इनिशियल वाले कस्टमर सोचे हैं, इन तक मैं पहुंचूंगा कैसे। आसानी डॉट आयो के केस में हम वापस आते हैं। तो जी, कोई क्वेश्चन है आपका, गेमिंग स्टूडियो। जी मैम, यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमने देखी है या पॉइंट आउट हुई है उसमें यही है कि जो लोग यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके कभी पेपर आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, वो तो बेचारे बैठ के काम ही नहीं कर सकते, उनके मसले मसाइल ही बड़े, वो तो काम ही नहीं ये करते किसी के साथ बैठ। ये टीम के पर्सपेक्टिव से आप बता रहे हैं मुझे। बिल्कुल मैम, वो तो कभी उनको कुछ होता है, कभी उनके पेपर आ गए, कभी असाइनमेंट बन गए, तो वो तो लोग काम किस वक्त करेंगे। प्रोफेशनल लोग होंगे तो फिर ही कोई परफेक्ट चीज बन सकेगी, अदरवाइज तो ये सारा वेस्ट ही करेंगे, आपको भी तंग करेंगे बैठ। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऑब्वियसली अगर आप ऐसे किसी को अपने टीम में लेंगे कि वो काम करे, स्टूडेंट को लेंगे जो ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो फिर तो थोड़ा मुश्किल ही होगा उसके लिए। लेकिन आप ऐसे स्टूडेंट्स को भी ढूंढ सकते हैं जिनका इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं टेक्निकल डिग्रीज में या कमर्शियल डिग्रीज में भी, और उनका इंटरेस्ट उसी चीज में है, अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाने का, जिस तरह की चीज पे आप काम कर रहे हैं,
तो फिर वो जरूर आपके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको रिसर्च में, कस्टमर के पास पहुंचने में और इन सारी डेवलपमेंट में इनमें हेल्प मिल जाएगी और एक्सपोजर मिल जाएगा, जो कि वो अपनी रिसर्च में डाल सकते हैं। तो आप ये भी थोड़ा सा बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने जो भी आपके ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, टीम बिल्ड करना चाहते हैं, कि भाई आप अगर फाइनल फाइनल स्टूडेंट्स को अगर आप रीच आउट करें और उनसे डिस्कस कर लें कि ये चीज जो है आपकी मेरे बिजनेस में काम करने से इट विल हेल्प आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसकी रिपोर्टिंग में, डेवलपमेंट में, रिसर्च में, तो शायद वो आपको हेल्प कर दे फिर ज्यादा। मैम काफी अर्सा हो गया मुझे इस फील्ड के अंदर। मैंने मतलब कि स्टूडेंट्स को भी अपने साथ अटैच करके देखा है, जो पास आउट लाइक फाइनल ईयर जिनका कंप्लीट हो गया उन लोगों को भी अटैच करके देखा। लेकिन पता नहीं एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जो टीम लीडर वही हाथ पकड़ के सारा कुछ करके दे के जाए, तो फिर ही उसके ऊपर टैग हमारा लग जाए। तो इस चीज को कैसे हैंडल करें? मैं इस चीज से थोड़ा काफी परेशान हूँ कि जिसको जो टास्क असाइन किया जाता है वो कहता है जी सर आएंगे तो वही करके दिखाएंगे, फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम खुद से कर लिया करें। तो इस तरह तो फिर फायदा ही कोई नहीं उन लोगों को। आप मुझे बताएं कि आप अगर किसी से कोई काम करवा रहे हैं, क्या आप उसको पे कर रहे हैं या आप उसको फ्री में करवा रहे हैं? डेफिनेटली पे भी कर रहे हैं, लेकिन कोई काम करने वाले लोग ही नहीं मिलते। तो फिर आप कोई चीज आउटसोर्स कर रहे हैं रिमोटली। अगर आपके एरिया में अगर स्टूडेंट्स का नहीं आपको समझ आ रहा है, स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द के और एरियाज में चेक कर लें, ऑनलाइन आप अपनी रिमोट कोई टीम बना लें। वो बहुत अच्छी चीज है कि अगर टेक्निकल टीम आपको बनानी है तो उसमें चेक कर लें। देखिए स्टूडेंट्स का तो ये है मसला, क्योंकि वो उस लेवल पे इतने सीरियस नहीं होते कि वो आपके साथ पूरा चल सकें सही से, इस चीज को इतना एक्नॉलेज कर सकें। तो इट्स बेटर कि आप या तो कोई एक्सपर्ट्स लें, या एक्सपर्ट नहीं तो जो बिल्कुल इनिशियल लेवल के अभी लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में विद 1 और 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इस तरह के लोगों को आप अप्रोच करें और अपने हिसाब से फीजिबिलिटी के हिसाब से आप उनसे पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करवा सकते हैं। वरना फ्रीलांसर्स हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मौजूद हैं, आप उनसे करवा लें काम। स्टूडेंट्स का तो ये मसला रहता है थोड़ा सा। थोड़ा सा अगर फ्रीलांसिंग के हवाले से थोड़ी बात लंबी हो रही है, उस हवाले से बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई 2 महीने लगा के कॉन्सेप्ट आइडिया जनरेट किया, उसके ऊपर आपने सारी वर्किंग की है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से कोई आइडियाज जनरेट किए हैं, कोई विजुअल्स के हवाले से कुछ स्केचेस वगैरह बनाए हैं। अगर आप किसी को फ्री लॉन्च कर देते हैं तो वो अपने सिस्टम में बैठ के काम करेगा, तो वो तो कोड भी उसके पास चला गया, डिजाइनिंग के एसेट्स भी उसके पास चले गए। और इस तरह से इस चीज को कैसे हैंडल किया जा सकता नहीं देखिए, ये चीज आपके हाथ में होती है। आप जब इनिशियली अपना कोई प्रोजेक्ट किसी से बनवा रहे होते हैं, चाहे फ्रीलांसिंग में बनवाए किसी भी बनवाए, तो आप ये चीज शुरू में डिस्कस कर लेते हैं कि कोड वगैरह जो है आपका या सॉफ्टवेयर जो है आपका, इसकी अथॉरिटी किसके पास होगी। तो इसकी जो आप पूरा का पूरा कोड वो डेवलप तो करेगा, सब कुछ करेगा, बट राइट्स उसके आप ले सकते हैं, वो आप पहले मैम? डिस्कस कर सकते हैं उससे। राइट्स तो हमने ले लिए। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हमने प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च भी कर दिया, लेकिन फिर भी डेवलपर के पास अब, हाँ, हर वक्त तो हम इसके सर पे तो नहीं बैठे रहे कि ये हमारा कोड यूज करके किसी और को प्रोडक्ट ना बना के दे। तो इस हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस चाह रहा था कि थोड़ा नॉलेज। अच्छा, मैं आपका सॉरी, आपका नाम मुझे नहीं पता चला, अपना नाम बता देंगे प्लीज? जी मेरा नाम मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल। जी जी। अच्छा फैसल, देखिए ये वाला जो आप मसला बता रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मसला हर एंटरप्रेन्योर को होता है। ठीक है, उन्हें लगता है कि मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा या मेरा कोड चोरी हो जाएगा। मैं अगर आपको थोड़ा सा वापस लेके आऊं, ठीक है, ये जो आपका बिजनेस है ना, ये कितना ही आप इसके ऊपर आइडिया बना लें कि मेरा बहुत सुनहरा ख्वाब है कि मैंने कुछ ये बनाना है, बहुत टॉप किस्म की चीज बनानी है, मैंने उस पर रिसर्च भी कर ली, मैंने चीजें डेवलप कर ली। असल जो मेन काम है ना आपका बिजनेस का, जिससे आप सक्सेसफुल होते हैं, वो एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन आप किस तरह से करेंगे, कोई दूसरा बंदा कैसे करेगा, ये चीज मेन डिफरेंस है। आइडिया डिफरेंस करीब करता है जो उबर करता है, ठीक, इन काम करता है, वाइकिया भी काम करता है, सब काम वही कर रहे हैं, उनकी एग्जीक्यूशन बहुत डिफरेंट है। कभी भी इस चीज से मत डरिए कि मेरा आइडिया कोई चोरी कर लेगा या मेरा डिजाइन किसी ने ले लिया या कॉपी कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना।
आप जरूर अपने आइडिया को आप पेटेंट करवाएं, अपने अपने जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको बचाने की मोस्ट कोशिश करें। लेकिन आपका जो मेन एग्जीक्यूशन, बिजनेस मॉडल वाला जो एग्जीक्यूशन है ना, कि आप उसको लेके कैसे चलते हैं, उसको मार्केट में लेके कैसे आते हैं, उसका आपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे बनाएंगे, उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे डिजाइन की है, उसकी मार्केटिंग आप कैसे करते हैं, उसकी ब्रांडिंग आप कैसे करते हैं, वो मेन चीज है आपकी। अगर वो आपने सॉलिड कर ली तो कोई आपको उसके लिए वो ले नहीं सकता चीज आपसे। आपको पता है कपड़ों के कितने ब्रांड है, सना सफीनाज भी वही ब्रांड है, गुल अहमद का भी है यहाँ पे, हमारे पास अलकरम है, बस कितने ब्रांड है, ठीक है, सब कपड़े ही बना रहे हैं ना, तकरीबन एक जैसे ही बना रहे हैं। बस सबका थोड़ा 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 ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, इमेज में, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो इससे ना, इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, आप आराम से फ्रीलांसर से उनसे अपने काम करवा सकते हैं। और उनके साथ आप पूरा एनडीए भी साइन कर सकते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, आप वो भी साइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ आपके कोड के अंदर कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप वो कर सकते हैं। आई थिंक फुरकान आपको जो है ना, जो लीगल टीम है वहां पे, उनसे कनेक्ट करवा देंगे, आप उनसे सब चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें इतनी जी टेंशन ठीक वाली मैम। बात नहीं है। जी, ठीक है, ओके, तो हम इस पे थोड़ा सा वापस आते हैं। हम लोग चैनल्स पे थे कि आपके कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेंगे। तो अभी ऐसे से डिस्कस करी थी कि देखिए, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे कस्टमर्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल वो हैं जो एक लाहौर में फॉर एग्जांपल रहते हैं, ठीक है, ऐसे डीएचए लाहौर के कस्टमर है, डीएचए लाहौर के कस्टमर्स जो हैं वो आप उनसे कैसे पहुंचे। तो मे बी आप तीन चीजें इसके अंदर सोचेंगे, भाई सोशल मीडिया के थ्रू मैं टारगेट एड रन करूँ, ये करूँ करूँ, ठीक है, लेकिन इट्स बेटर कि आप ऑर्गेनिक रीच के ऊपर सबसे पहले जाएं और वैलिडेट के आप अपना सोल्यूशन वैलिडेट करने के लेवल पे आप डीएचए जाएंगे। एक तो आप कस्टमर से डायरेक्टली मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि यार मैं ये ऐसा सोल्यूशन बिल्ड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वुड यू बी इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे इस तरह के सोल्यूशन में या इस तरह की चीज में को बाय करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो आपको वहां से फीडबैक मिलना शुरू होगा। जब कस्टमर का फीडबैक मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि वहां के लोगों के और मसले क्या है। अगर हम अपनी उसी केस स्टडी पे वापस आते हैं, Sani.io वाली केस स्टडी पे, जो वाटर मैनेजमेंट सोल्यूशन बना रहे हैं, तो उसने फॉर एग्जाम्पल डीएचएल लाहौर वालों से बात की। डीएचएल लाहौर वाले, चले लाहौर का मुझे पता भी नहीं कि उनका मसले है नहीं है, डीएचएल कराची में तो बड़ा मसला है पानी का। आपने उनसे बात की, वो कहते हैं यार टैंकर वाले बड़ा मसला करते हैं, पानी नहीं आता, ऑनलाइन में थोड़ा सा आता है, और ये ऐसे अनयूजुअल टाइम्स में आता है, रात के 4 बजे या किसी बजे के, हम उसको नहीं मोटर ऑन कर सकते, चीजें नहीं कर सकते। तो आपको पता चल गया कि इनके मसले, ये तीन चार कोर मसले हैं, जो तीन चार कोर मसले हैं उनका मैं ये इनको हल दे रहा हूँ। और फिर आपको पाथ टू कस्टमर पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत सिक्लूडेड उसके अंदर जा रहे हैं, सोसाइटी के पास जा रहे हैं, या ऐसी किसी अगर स्कूल के बच्चे आपके, स्कूल नहीं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे आपके टारगेट है, तो आप क्या करेंगे, चैनल्स अपने फाइंड आउट करेंगे उन तक पहुंचने के। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है, ये यूनिवर्सिटी के अपने फेसबुक पेजेस है, यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज होती हैं जो स्टूडेंट्स को ग्रांट करते हैं, आप उनके पास जाएंगे, आप उनसे पार्टनरशिप कर लेंगे, आप उसमें से एम्बेसडर्स ऑन बोर्ड ले लेंगे, ठीक है, आप उनके थ्रू उनके बच्चों के पास जाएंगे, क्योंकि आप उन चैनल्स को यूज करते हुए अपने कस्टमर, टारगेट कस्टमर्स के पास जाते हैं जिन चैनल्स को वो ट्रस्ट करते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे जो है यूनिवर्सिटी या स्कूल के बच्चे जो है मेरे टारगेट कस्टमर हैं, और फिर मैं लिंक्डइन के साथ टारगेट करूंगी, तो इन चैनलों में ठीक है, वो है या तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, ठीक है, अगर सोशल मीडिया के हिसाब से मैं, अगर मैं सोशल मीडिया के बजाय ऑन ग्राउंड देखूं, तो मुझे उनकी ही अपनी यूनिवर्सिटीज की अथॉरिटीज के पास, या अपने उनके जो, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, कि जो सोसाइटीज वगैरह है उनके पास जाना पड़ेगा, ताकि उनके अंदर से मैं इनिशियल उनसे बातचीत शुरू करूं, उनके साथ जो मेरी टेस्टिंग है प्रोडक्ट की वो थोड़ी सी उनके साथ शेयर करूं, अपनी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाऊं। इसमें दो तीन इनकी प्रॉब्लम की वजह से तो बहुत से होते हैं, आपको लग सकता है कि मेरे प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें हों, ठीक है, जैसे मिसबा ने बताया कि भाई ये जो आपका नीड टू शेयर करके जो प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। आपने इन मेन जो आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन आपने जो आइडेंटिफाई की थी ना, मेन
जिसकी वजह से आपका सोल्यूशन बनता है, वो एक मेन सबसे पहले कंपोनेंट आपने टेस्ट करना होता है। आपने पूरा सोल्यूशन एक साथ बना के टेस्ट नहीं करना होता। वो मेन कंपोनेंट आपने टेस्ट करना है टारगेट ऑडियंस के पास जाके, क्या उन्हें पसंद आ रहा है, क्या वो यूज करेंगे, क्या उसको बाय करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसके अंदर और चीजें ऐड करनी है। एंड लाइक आई मेंशन बिफोर, रूल आपने दिमाग में रखना है। टाइम आपने अपने कस्टमर से बात करने निकालना है, या ये हम चीज ऐड करेंगे, समझ आ रही है नहीं आ रही है इसको, इसके अंदर आपका क्या फीडबैक है, क्या आपको कोई और चीज लगती है। बहुत सारे टाइम कस्टमर्स भी आपको बहुत आइडियल सिचुएशंस बताना शुरू कर देंगे, भाई ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ऐसा भी हो वैसा भी हो, आसमान से तारे पे तोड़ के आ जाए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन आपने अपने विजन पे फोकस रखते हुए और उनके फीडबैक को देखते हुए अपनी चीज को डेवलप आहिस्ता आहिस्ता करते जाना है, छोटी छोटी इसके अंदर अपडेट्स डाल के। इसको आइट्रेशंस कहते हैं। ठीक है, आइट्रेशंस करते जाने हैं उसके। जब आपने बात अपनी फाइंड आउट कर ली कि ठीक है भाई, मेरा जो मेन कस्टमर था, जो मैंने सेगमेंट बनाया था, जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है फेस, उसके चैनल्स ये वाले हैं, चैनल्स के थ्रू मैं उसके उस तक पहुंचूंगा। उसके बाद आपने देखना है कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपकी कौन सी है। ठीक है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स का मतलब ये है कि अब मैं इन कस्टमर से बेसिकली चार्ज कैसे कर सकता हूँ। अब रेवेन्यू स्ट्रीम और कॉस्ट स्ट्रक्चर आपके साइड बाय साइड है। आपने इनिशियल कॉस्टिंग निकालने के बाद भी आप रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे जंप कर सकते हैं। जो बेस ज्यादातर होते हैं आपके स्टार्टअप जिनके अंदर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो दे शुड फर्स्ट गो टुवर्ड्स द कॉस्ट स्ट्रक्चर, कि मेरे पास जो चीज मैं डिजाइन कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, उसके अंदर कितनी कॉस्टिंग लग रही है। आपकी डोमेन होस्टिंग की हो सकती है, वेबसाइट डेवलपमेंट की भी हो सकती है, जो ऑनलाइन वाले हैं, जो प्रोडक्ट वाले हैं, उनकी प्रोडक्ट की सेंसर्स की कितनी कॉस्ट हो सकती है, उसकी टीम की कितनी कॉस्ट हो सकती है, पर बंदे की कितनी कॉस्ट हो सकती है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है क्या मेंशन हुई है, इसका मतलब ये है कि आपने फूड पांडा अगर यूज किया हो, वहां पे फूड पांडा वाले शुरू में कूपन्स देते थे, अभी भी देते हैं कभी कभी कूपन्स, 500 का कूपन, 600 का कूपन या 150 का कूपन। वो इस हिसाब से दे रहे होते हैं कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मेरी जो है, कि मैं अगर किसी कस्टमर को एक्वायर करने का मतलब ये है कि उसको पहली दफा अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, उसको राजी करने के लिए, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट यूज करने के लिए मैं अगर 500 रुपये खर्च करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उस कस्टमर से मुझे फीडबैक में, या वो अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे आता है, तो इतनी वैल्यू ऐड होनी चाहिए कि वो इतना रेवेन्यू जनरेट मुझे करके दे, जो 500 से ज्यादा। ठीक है, तो 500 से ज्यादा होने का मतलब ये कि 2x 3x या 4x तो हर हाल में हो, कि वो आज 500 रुपये का उसको दो कूपन, प्लेटफॉर्म पे आके वो 1500 या 20 या 2000 का तो सामान लेके जाएगा ही जाएगा। वो ये चीज देख के अपने कस्टमर्स को इस तरह की कोई कूपन्स या चीजें डालते हैं बेट के तौर पे। तो आपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकालनी होती है, चाहे आप फेसबुक मार्केटिंग करने वाले हो, चाहे आप वैसी मार्केटिंग कर रहे हैं, बिल बोर्ड लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके अपने दिमाग में रखते हैं कि मैं इतना ही खर्चा करूं जितना मुझे पता है कि इससे जो कन्वर्जन रेट होके आएगा मेरे पास, वो मुझे इससे ज्यादा फायदा दे सकता है मेरे रेवेन्यू स्ट्रीम्स के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता जब लेटर ऑन यू विल लर्न मोर, तो आपको समझ आने लगेगा। मेन कॉस्ट इसके अंदर लेकिन आपकी वेबसाइट की डेवलपमेंट में आ जाती है, आपकी मार्केटिंग में आ जाती है, आपके पास टीम हायरिंग में भी आ जाती है, पर बंदा कितना टाइम लग रहा है पर आवर, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। नाउ वंस यू हैव ऑल दोस थिंग्स ऑन बोर्ड, तो उसके बाद आप जाते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स के अंदर। आप उसके अंदर निकाल सकते हैं कि भाई अगर मुझे कोई चीज बनाने में अब 200 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, मेरा टोटल एक प्रोडक्ट बनाने में 200 रुपये लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे उसकी सारी प्रोडक्ट की कॉस्ट वॉस्ट और मार्केटिंग सब कुछ निकालने के बाद एटलीस्ट मैं 600 रुपये का उसको कॉस्ट करूंगा। तो मैं फायदा मुझे हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ये रेवेन्यू आपने पूरा सोचना है कि आपने कितना प्रॉफिट एंड लॉस रखना है इसके ऊपर, कितना मार्जिन रखना है अपना। रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे ये भी आ जाता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर पैसे कमाएंगे किस तरह से। इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के रेवेन्यू मॉडल्स मौजूद है मार्केट में, आप वो सारे चेकआउट कर सकते हैं। मैं फुरकान को डिटेल सेंड कर सकती हूँ, पूरी लिस्ट सेंड कर सकती हूँ, आपको फॉरवर्ड कर देंगे, यू कैन गो थ्रू दैट, कि किस किस तरह के बिजनेसेस का किस किस तरह का डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल होता है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल होता है, जो वेबसाइट बेस्ड होते हैं ज्यादातर।
स्पॉटिफाई अगर आपने यूज किया, और नेटफ्लिक्स, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स जो है ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम कर रही होती है कि पर मंथ आप इनको पैसे दें। ठीक है। एक होता है जो अपफ्रंट कॉस्ट वाला होता है, जो डायरेक्ट हमें, जैसे कोई भी किराना स्टोर हो, जूतों की दुकान हो, कोई भी हो, डायरेक्ट आप पैसे कस्टमर से ले रहे हैं। ठीक है, B2C करके। एक होता है जिसके अंदर आपका मार्जिन रख के आप काम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आपके साथ शेयर्स के अंदर काम हो रहा होता है। ठीक है, तो दे कमीशन बेस्ड मॉडल पे काम हो रहा होता है। अगर आप ट्राई पार्टी इसमें काम कर रहे हैं, जैसे दराज है। ठीक है, दराज का प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सेलर्स हैं, बेचने वाले हैं, ठीक है, एक है बायर्स, खरीदने वाले। आप क्या कर रहे होते हैं, सेलर जब कोई चीज बायर को बेच रहा होता है तो आप उसमें से कमीशन रख रहे होते हैं, दराज जो है वो कमीशन रख रही होती है। तो ये उसका रेवेन्यू मॉडल है। आपने इस तरह से अपना रेवेन्यू मॉडल ऐसे सेट करना होता है जो आपकी सारी कॉस्ट को भी कवर कर रहा हो और आपको प्रॉफिट इतना जनरेट करके दे रहा हो कि आप ग्रो कर सकें या स्केल कर सकें। अगर आपका रेवेन्यू मॉडल इस तरह, अच्छा, रेवेन्यू मॉडल आपके अलग अलग बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है और आपके ऑडियंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ऑडियंस कौन से रेवेन्यू मॉडल पे आएगी। अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है जो कि पर मंथ अफोर्ड नहीं कर सकती, अब या पर मंथ नहीं लेगी, वो अपफ्रंट वन ही लेगी, तो फिर आप उसको इस तरह का रेवेन्यू मॉडल बनाएंगे, फिर जनरेट करेंगे जो अपफ्रंट एक दफा ले सके। या अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी आप सर्विस दे रहे हैं जो अगर अपफ्रंट वन टाइम आप जैसे लेंगे, जैसे आपके पास आई थिंक जो फैसल का स्टार्टअप है गेमिंग डेवलपमेंट का, इस तरह का, अगर आप एक दफा फ्रंट में कॉस्ट ले लेंगे पूरी, तो वो बहुत महंगी पड़ जाएगी किसी को। अगर आप उसके अंदर बीच बीच में ब्रेक डाउन रख सकते हैं, मंथली के बेसिस पे या आफ्टर केयर सर्विसेज के बेसिस पे, इन सब चीजों के बेसिस पे, या माइलस्टोन बेस सेट कर सकते हैं कि पहले ये चीज डेवलप हो गई, फिर ये चीज डेवलप हो गई, उसके हिसाब से पैसे रिलीज हो रहे हैं। तो ये आपने वो सब अपने डिवाइस करना होता है। रेवेन्यू स्ट्रीम्स को और कॉस्ट सबसे ज्यादा इस पे टाइम लगाएं, इन दोनों चीजों पे अच्छे से टाइम लगाएं, अच्छे से बैठ के इसके ऊपर डिस्कस करके निकालें कि भाई आप किस तरह से बेस्ट तरीके से पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट में की मैट्रिक्स। जो की मैट्रिक्स माइनफायर एडवांटेज पे वो भी हम डिस्कस करते हैं। सो की मैट्रिक्स हमारे जो है वो ये है कि आप अपनी, जब आपने ये सब चीजें सेट कर ली, ठीक है, आपको दिख रहा है, अब शक्ल आपकी नजर आने लगी आपके पूरे बिजनेस की कि भाई क्या चीज है, क्यों बन रही है, क्यों कोई खरीदेगा, कहाँ से कस्टमर लाऊं, पैसे कैसे कमाऊं, खर्चा कैसे निकालूं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब इसको आप मॉनिटर कैसे करेंगे, इसकी ग्रोथ, कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये मॉनिटर करने के लिए आपको की मैट्रिक्स डालने होते हैं। की मैट्रिक्स आपके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। मेनली इसके अंदर आपका एक मेन मैट्रिक होना चाहिए जो आपका पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस बता रहा है। आपको पता है फेसबुक का की मैट्रिक है डेली एक्टिव यूजर्स। डेली एक्टिव यूजर्स को वो ट्रैक करते हैं ये देखने के लिए कि उनका प्लेटफॉर्म सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या वो इतने ज्यादा उसके ऊपर अभी भी इंगेजमेंट है या नहीं है। जैसे उन्हें लगता है ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफिक से डिफरेंट तरीके से मॉनिटर कर रहे होते हैं। जैसे उन्हें कहीं का लगता है कि यार यहाँ पे इंगेजमेंट कम हो रही है, यहाँ पे लोग आज इतने ज्यादा नहीं यूज कर रहे हैं, या तो वो उधर ऐसी चीजें डालना शुरू कर देते हैं, या इस तरह से आपको लाने की कोशिश करते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू खींच के ला रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से ये एड्स डाल डाल के आपको खींच के लाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी इंगेजमेंट उतनी ही रहे। तो आपका अगर फेसबुक पेज हो और आप अपने फेसबुक पेज को भी, अगर आपको लगता है कि आपका की जो हमने चैनल्स या पार्ट टू कस्टमर डिस्कस किए थे नंबर 5 में, अगर आपका वो पार्ट टू कस्टमर फेसबुक है फॉर एग्जाम्पल या इंस्टाग्राम है, तो आपका की मैट्रिक्स उससे भी रिलेटेड हो सकता है एक, कि मेरे पास कितने व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, व्यूज पर मंथ कर सकते हैं, अभी तो आप डेली एक्टिव यूजर्स की तरफ तो नहीं जा सकते। आपने अपने जितने रखे, जितना आपका लेवल है उस और जितने फॉलोअर्स है उसके हिसाब से रखते हैं, तो व्यूज पर मंथ हो सकते हैं, साइन अप्स हो सकते हैं, फॉलोअर्स हो सकते हैं, ट्रैक्शन कहलाती है जो एंगेजमेंट होती है उसको ट्रैक्शन कहते हैं, वो आपकी कितनी हो रही है वो सब आप मॉनिटर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका बिजनेस का जो ये हमने रेवेन्यू और कॉस्ट का निकाला था, जो बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल मॉडल है, ये आप इसको ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं अपना रेवेन्यू, कि आपका रेवेन्यू पर मंथ कितना है, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू कितना है। रिकरिंग का मतलब ये है कि हर मंथ वो कितनी वैल्यू है जो हर हाल में आप जनरेट कर रहे हैं। अगर आपका ऐसा है कि भाई पहले मंथ में आपने 1000 रुपए कमा लिए, दूसरे मंथ में आपने 600 कमा लिए,
तीसरे मंथ में आपने 500 कमा लिए, चौथे मंथ में फिर 1000 कमा लिए। इसका मतलब ये कि मंथली रिकरिंग, जिसके अंदर से क्या हुआ, एवरेज आउट आप करेंगे 1000, 600, 400, 500 का, और वो आपका मंथली रिकरिंग रेवेन्यू हो गया कि आपका सिर्फ ये मंथली रिकरिंग है। अब आपने उससे ज्यादा करना है, या आपने कोशिश करनी है कि भाई मेरा अगर पहले महीने 1000 था तो वो क्यों था 1000, और मैं हर महीने 1000 कैसे रख सकता हूँ, तो आपने उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, तो ये आपके की मैट्रिक्स हो जाते हैं। इसके अंदर भी की मैट्रिक्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टार्टअप, डिफरेंट तरह के बिजनेस मॉडल्स के ऊपर अलग अलग की मैट्रिक्स होते हैं, उसकी भी लिस्ट आई कैन शेयर विद यू गाइस। आई थिंक आपके पास फुकान ने भी शेयर की होगी, वो आप लोग निकाल सकते हैं अपने हिसाब से कि आपका जो डोमेन या आपकी मार्केट है उसके हिसाब से की मैट्रिक कौन सा हो सकता है। लास्ट में हम आ जाते हैं अनफेयर एडवांटेज के ऊपर। अच्छा, अनफेयर एडवांटेज समथिंग जो इसमें यहाँ लिखा है कांट बी इजीली कॉपीड और बॉट। तो अनफेयर एडवांटेज हर स्टार्टअप या हर सोशल एंटरप्राइज के पास होना लाजमी नहीं है। अनफेयर एडवांटेज कुछ ही कंपनीज के पास होती है। और एक सेकंड, एक सेकंड। जी सॉरी। तो अनफेयर एडवांटेज जो है वो कुछ कुछ कंपनीज में होती है, अगर आपके पास नहीं भी है तो इट्स कम्प्लीटली ओके। ये तब होती है जब आपके पास, जैसे एक आई थिंक हमारे पास एक स्टार्टअप यहाँ मौजूद है, श्योर क्या नाम था उनका, स्नैन मार्केट था या कौन सा था, जिनका काफी साल से बिजनेस चल रहा था एंड नाउ ही वांट्स टू एक्सपेंड थ्रू ई कॉमर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास इतने साल का बिजनेस चल रहा है, 10 साल 15 साल का, और आपके पास एक ऑडियंस बनी हुई है, ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ है, एक ब्रांड स्टेब्लिश्ड है मार्केट में, और उसके ऊपर आप उसकी को एक्सपेंड कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो वो भी एक आपकी अनफेयर एडवांटेज हो गई उन लोगों के अगेंस्ट जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे इसी तरह की चीज जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये इस चीज में आपके पास अनफेयर एडवांटेज जो है वो आपका इतने साल का एक्सपीरियंस और इतने साल का यूजर बेस है। अनफेयर एडवांटेज इसी तरह की चीजें होती है, या तो आपके पास कोई बहुत बड़ी फंडिंग हो, ठीक है, आप बहुत बड़े किसी मिलियनेयर के फैमिली से ताल्लुक रखते हो, या बिजनेस ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखते हो जिनके पास से फंडिंग आना आपके लिए कोई मसला नहीं है, और आप बहुत बड़े लेवल पे अपनी जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर और सोल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, या फैक्ट्री है आपकी कोई उसी चीज में, तो वो भी आपके अनफेयर एडवांटेज हो सकती है। आपके पास कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, अगर नहीं है तो इट्स ओके। बाकी चीजें मेन होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ तक, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज मुझे बताएं, एंड वी कैन डिस्कस इफ सम स्टार्टअप वांट्स के उन्हीं का पूरा बिल्डिंग कैनवस मॉडल बनाया जाए यहाँ पे सबके सामने, तो वो भी हम कर सकते हैं। Thank you so much, ma'am. It's very interesting as well. Yeah, मुझे officially आपकी बहुत सारी आवाज चीजें। नहीं आ रही, सॉरी, थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं आप प्लीज। जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, I'm उम्मीद मालिक। मैम आपने बहुत जी अच्छा इंफॉर्मेटिव और बहुत जो है वो नॉलेजेबल, मतलब हमारे लिए लीन कैनवस इतना ओपन नहीं था जितना आप हो गए। थोड़ा सा हमने इसको किया था लास्ट वीक जब सर ने ये फर्स्ट टाइम हमें इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन यह है कि अभी भी इसमें बहुत सारी हमें चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपसे डायरेक्टली जो है वो हम, यानी कि जैसे की मैट्रिक्स अभी वो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। रेवेन्यू ठीक है। स्ट्रीम के अंदर इतने ज़्यादा पॉइंट्स आपने बताए हैं कि अभी और यानी कि रिक्वायर्ड है इसमें, और इसी तरह से कॉस्ट स्ट्रक्चर भी। थैंक यू देखिए, सो मच, लेकिन यहाँ पे मतलब ये जो नहीं चीज़ें होता है, आज आप बताई हैं वो पहले से हम नहीं जानते थे। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। ये चीज बार बार डिस्कस करके, और बार बार आपको ना एक दफा में कभी भी आप अपना बिजनेस मॉडल, लीन कैनवस मॉडल नहीं बना सकती, क्योंकि देखिए देखने में तो ये एक बहुत वन पेज का डॉक्यूमेंट लगता है, पर इसके पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग एंड लाइक आई मेंशन कि आपको बहुत सारी रिसर्च सब करनी पड़ती है। स्पेशली जो कॉस्ट और रेवेन्यू है ना, ये आपको रुक रुक के याद आएगा
कि यार यहाँ भी तो पैसे जा रहे हैं, यार ये चीज भी तो ऐड हो रही है कॉस्ट में, तो आपको मुस्तकिल चीजें ऐड होती रहेंगी और निकलती रहेंगी उसके अंदर से। कभी भी आप लोग इस चीज को भी कभी खाते में नहीं डालते कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी लग रही है। ठीक है, अगर मैं कोई चीज फैक्ट्री में बना के आगे बेच रही हूँ किसी को, तो मुझे वो बीच में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी लग रही है, कितनी फ्यूल कॉस्ट लग रही है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो सब अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप करना शुरू कर रहे होते हैं अपना, तो यू गो बैक टू योर लीन कैनवस मॉडल, यू गो बैक टू योर बिजनेस मॉडल, और आप वो ऐड कर रहे होते हैं। और फिर आप वापस से अपने रेवेन्यू स्ट्रीम के अंदर उसको मैच कर रहे होते हैं कि यार ये कॉस्ट कवर हो रही है नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही तो मैं कहाँ पे ट्वीक कर सकती हूँ अपने रेवेन्यू, और किस तरह से जो है वो अपना प्रॉफिट्स को प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर सेट कर सकती हूँ। ठीक है। इसमें वन थिंग आई ऐड अरुज, के जो लीन कैनवस है, हमने ये नहीं है कि जो स्टार्टअप्स में आपको ये बता रहा हूँ कि हमने इसको ओनली वंस जो है वो बना ली है और उसी मॉडल पे चलना है, नहीं। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, यानी कि एवरी मंथ। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट में तो आपको एवरी मंथ चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब आपका ये स्टार्टअप है थोड़ा सा एमवीपी बन जाएगा और आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, फिर इसका स्ट्रक्चर कुछ और हो जाएगा। तो ये अभी स्टार्टिंग फेज है, आप लोगों को ये चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन की हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि लीन कैनवस मॉडल को हमने किस तरह स्ट्रक्चर करना है और किस तरह बनाना है। जी थैंक यू रूज, कैरी ऑन। बिल्कुल ऐसे ही फुरकान, कि ये चीज जो है ना आइटरेटिव प्रोसेस है। एक के बाद आप जब टेस्ट करेंगे, जैसे जैसे डिस्कस में बार बार इसीलिए एम्फेसाइज करी थी बार बार कि आपने अपने यूजर से बार बार टेस्ट करने, बार बार सवाल करने, जाके हजारों लोगों से बात करनी है। ठीक है, चाहे कोई बात ना भी सुने आपकी, आपको उनसे बात करनी है और उनसे फीडबैक लेना है। और आपका मुस्तकिल ये चेंज होता रहेगा, जैसे फुरकान ने कहा इनिशियल लेवल पे तो आपका जो शुरू के 6 महीने ना, इसमें तो आपका बहुत चेंजेस आएंगे इसके अंदर। कभी आपको लगेगा कि आपने प्रॉब्लम ही सही आइडेंटिफाई नहीं की। ठीक है, जो सोल्यूशन आप बना रहे हैं वो प्रॉब्लम के ऊपर जाएंगे ना, वो जो सोल्यूशन आप बना रहे हैं वो कुछ और सॉल्व कर रहा है। बहुत सारी चीजें चेंज हो रही होती हैं, बट इट्स कम्प्लीटली ओके। ये शुरू में एक चीज पत्थर की लकीर की तरह नहीं है, ये इसका मकसद यही होता है कि आपको एक वन पेज ओवरव्यू मिल जाए अपने बिजनेस का, एट ऑल कॉस्ट, एट ऑल टाइम्स। इसका बेस्ट तरीका ये होगा कि आप अपने पास इसको गूगल डॉक्यूमेंट्स में या उसमें इसका टेम्पलेट बना लें, और उसके अंदर आप जो है ना अपनी वर्जन को फॉलो भी कर सकते हैं कि पहला वर्जन कौन सा, सेकंड वर्जन कौन सा। इस तरह से आप इसके अंदर पीछे के सारे वर्जन सेव कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं कि शुरू में आपने क्या बनाया था, नेक्स्ट मंथ में क्या चेंजेस आई, उसमें अगले मंथ क्या चेंजेस आई, वो आप जब ट्रैक कर सकते हैं। और आफ्टर लाइक 3 मंथ्स 4 मंथ्स, हर मंथ बाद आप जाके वापस से रिविजिट कर सकते हैं अपने पुराने वर्जन्स को उसके ऊपर, और चेक कर सकते हैं कि यार मैंने कहाँ पे क्या चीज मिस हो गई थी, अब जो मैं चीज देख रही हूँ या देख रहा हूँ वो किस तरह से सेट हो रही है, मेरा बिजनेस की शक्ल किस तरह से बन के आ रही है। क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है ट्रैक रखने के लिए कि आपने स्टार्टिंग जर्नी, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या था, करंट पॉइंट आपका क्या है, और आप फाइनल पॉइंट आप कहाँ देख रहे हैं। अच्छा, इस चीज में एक पॉइंट में ऐड करती जाऊं कि देखिए, आप लोग जब एक बिजनेस बना रहे होते हैं ना, तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू कंसिडर कि आपने बनना क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा रिक्शा वगैरह के पीछे या बसों के पीछे लिखा होता है बड़े होके प्राडो बनूंगा। ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है कि आपने पहले अपने बिजनेस का भी सोच के रखना है कि आपने बिजनेस बनेगा क्या। क्या आप एक ऐसा स्टोर बना रहे हैं जो यूजर्स जिस पे आए और उनके आपके प्रोडक्ट्स मौजूद हों और वहां से वो चीजें खरीद लें, और मतलब एक अच्छा फ्लो रहे, सस्टेनेबल कंपनी चलती रहे, क्या इस तरह का आपका विजन है? तो ठीक है, उसकी जो की मेट्रिक्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम, उसकी चीजें डिफरेंट होंगी। अगर आप ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो एक बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो बड़े जाइंट्स जो प्लेटफॉर्म मौजूद है उनसे compete करना चाहता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दराज से compete करना चाह रहा है, फूड पांडा से, मतलब कोई बड़े उस पे लेवल पे आपने स्केल करना है, तो आपका जो केपीआईज हैं, की मेट्रिक्स हैं, आपका रेवेन्यू मॉडल, आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये सब चेंज हो जाएगा, डिपेंडिंग कि आप कितनी तेजी से और किस तरह की मार्केट कैप्चर करना चाह रहे हैं, किस तरह क्या चीज आप बनाना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को।
अगर आप इसको एक इस तरह का ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे गेमिंग स्टूडियो वाले यहाँ पे हैं, जो गेम्स डेवलप कर रहे हैं, वो गेमिंग के ही रिगार्डिंग उसी इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री के अंदर मेन प्लेयर बनना चाह रहे हैं, जो कि सर्विसेज दे रहा है किसी को, तो फिर आपकी की मेट्रिक्स, आपकी कॉस्ट में थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो आपने जब आप अपना सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं, अपने एग्जीक्यूशन, अपना बिजनेस मॉडल बना रहे होते हैं, तो एक विजन अपने दिमाग में जरूर रखना है कि भाई मैंने बनाना क्या है, ताकि आप उस हिसाब से इसको लेके चलें। आप किसी उसमें ना लग जाएं कि भाई मैं ये भी बना लूंगा, वो भी बना लूंगा, मैं इससे भी कम्पीट कर लूंगा, उससे भी कम्पीट कर लूंगा। जैसे हमने डिस्कस किया था शुरू में कि लुकिंग इनटू द फीजिबिलिटी एंड वायबिलिटी, कि क्यों करना, कैसे करना है, करना भी है या नहीं करना है, वो सब चीज ध्यान में रखते हुए आपने बनाना है कि भाई मुझे क्या चीज बनानी है, फाइनल इसकी शक्ल किस तरह की होगी। जी, सस्टेनेबल बनाना है ये उम्मीद जो आपने लिखा है ना, तो सस्टेनेबिलिटी भी इसकी आपने चेक करनी होती है कि भाई आपका बिजनेस तरह का है। और उसमें कोई मसला नहीं है, देखिए पहले होता था कि आप इस तरह की उसमें रेस में लग जाएं कि आपने दूसरा फूड पांडा खड़ा कर देना है, आपने दूसरा बाइकिया खड़ा कर देना है, वो टाइम डिफरेंट था। अब इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए भी और मार्केट को देखते हुए भी जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्टअप या बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज है वो हैं जो अपनी डोमेन में रहते हुए सस्टेनेबल बन सके। सस्टेनेबल बनने का मतलब वही है कि खुद सेल्फ सफिशिएंट बन सके, उनको एक्सटर्नल फंडिंग की इतनी जरूरत ना पड़े। वो अगर आपका आइडिया दिमाग में ये है कि मुझे इस तरह का बिजनेस बनना है, तो बेस्ट है आप उस तरह का बिजनेस बन सकते हैं। और उसके लिए आपको अपने कॉस्ट कटिंग के ऊपर काम करना होगा, अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम ऐसी रखनी होंगी कि, और इसमें आपने जैसे हमने कस्टमर सेगमेंट पे बात की, कस्टमर सेगमेंट में आपने ये भी देखना होता है कि आप कौन सी मार्केट में डील कर रहे हैं। क्या आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हैंडीक्राफ्ट का किसी का काम है, हैंडीक्राफ्ट का काम जो है, हैंडीक्राफ्ट की दुकान आपने बड़े बड़े मॉल्स में भी देखी होगी, उनके अंदर वही चीज मिल रही होगी बनी हुई, हाथ से कड़ी हुई चीजें बनी हुई मिल रही होंगी, लेकिन उनकी प्राइस जो है वो 5 टाइम 10 टाइम्स मोर होगी। इसी तरह आपके पास हैंडीक्राफ्ट की चीजें आपको छोटे छोटे बाजारों में मिलेंगी, प्राइस बहुत नॉमिनल होगी। तो आपने ये भी देखना है कि मैंने कौन सी मार्केट को टारगेट करना है, कौन से कस्टमर्स को टैप करना है। नीश कस्टमर्स कहलाते हैं, नीश मार्केट कहलाती है जो बहुत हाई लेवल मार्केट होती है, या फिर बहुत स्पेसिफिक मार्केट होती है, जो आपने बड़े बड़े मॉल्स में जैसे मैं बात करी हूँ, तो वहां की मार्केट को टारगेट करना है अगर, तो आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि मेरे पास कस्टमर इतने ज्यादा नहीं आएंगे। मेरे पास अगर 50 चीजें मैंने डिस्प्ले पे बना के रखी हैं, मेरे पास दिन में एक मुश्किल से 2 चीजें बिकेगी, तो आपने अपना मार्जिन जो होता है, प्रॉफिट मार्जिन, उस हिसाब से select करना होता है। एक से 2 चीजों में ही मेरे ऐसे पूर्ण हो गया, कॉस्ट भी बढ़ जाती है, वो कॉस्ट ऐसे बढ़ जाती है कि आपका रेंट की कॉस्ट उस जगह की और ये सब चीजें बढ़ जाती है। इसी के अगेंस्ट अगर आप किसी मार्केट में हैं, किसी बाजार में, छोटे बाजार में अगर आप बैठे हुए हैं और वहां पे अगर अपना ये लगाते हैं, इसका स्टॉल लगाते हैं, तो आपकी रेंटल कॉस्ट कम हो गई, ठीक है, आपकी सेलिंग पावर बढ़ गई, कि आपके पास बहुत ज्यादा इनफ्लो ऑफ पीपल आ सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अब 2 बंदों को बेच के आपका पूरा नहीं होगा कोटा, क्योंकि ये 2 बंदे 2-2 हजार से नहीं खरीदेंगे वही आपसे हैंडीक्राफ्ट। अब वो 2 बंदे चाहे 400 या 500 में एक चीज खरीदें, तो अब आपको 2 के बजाय 6 या 7 लोगों को बेचना होगा, अपनी कॉस्ट को बराबर करते हुए, अपने रेवेन्यू को सही जगह जनरेट करते हुए। ये जो सारी प्लानिंग है ना, ये आपने ये सब चीजें आइडेंटिफाई करके अपनी बनानी होती है, ठीक है, कि मुझे कौन सी मार्केट को टैप करना है, कौन सी मार्केट में डील करना है, और किस तरह के कस्टमर्स को रीच आउट करना है, कॉस्टिंग कितनी आएगी मेरी। अगर आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इतनी हाई एंड नहीं है, नहीं बना सकते आप बहुत हाई एंड किस्म का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब कि आप वो नीश मार्केट को टारगेट नहीं कर सकते, जो बहुत महंगे पैसों में खरीदती है चीज, क्योंकि उसको हाई क्वालिटी चीज की होती है। इसका मतलब आपको नीचे इस मार्केट में टैप करना होगा जो मास मार्केट है। मास मार्केट को टैप करने के लिए फिर आपको उसी तरह से अपनी प्राइसिंग, उसी तरह से अपने पूरा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, मॉडल। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, इसके अंदर बहुत आगे डिटेल में डिस्कशन हो सकती है। अगर किसी आप में से किसी को, अगर किसी भी इनमें से किसी पॉइंट पे कोई और
क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, नहीं समझ आ रहा हो, यू गाइस कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन, और बाकी फुकान कैन गिव यू माय ईमेल एज वेल इफ यू हैव एनी क्वेरीज टू गो थ्रू. आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, वरना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी और फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा. तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ लें, वरना वील एंड द सेशन हियर. यू मोस्ट वेलकम उम्मीद. फुरकान, शैल वी एंड सेशन हियर या फिर इज देयर एनीथिंग एल्स? ये सही गेस कि हम एंड करते हैं. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग प्लीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. ये नहीं कि आप बाद में भी पूछ सकते हैं. जब आपको कोई क्यूरी हो मुझसे आप पूछ लें, ठीक है. और मैं आप लोगों को अरूज का जो है वो लिंक्डइन का और दो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जो है एड्रेस आपसे शेयर कर देता हूँ, ताकि फर्दर ऑन आप इनको डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं विद रेफरेंस ऑफ RP9 गुजरांवाला सेंटर ना. तो इंशाल्लाह शी विल रिस्पॉन्ड यू. मुझे उम्मीद है कि ये डिनाई नहीं करेंगी जब भी RP9 का नाम आएगा या NEP NIC का नाम आएगा. Baki, thank you so much. Thanks a lot for your time, Aruj, and startups. Thank you so much for you कि आप लोगों ने जो है इस सेशन को बड़े अच्छे तरीके से इंटरेक्टिव बनाया. नंबर ऑफ पीपल जो थे इसमें थोड़े थे, बट मेरा ख्याल है कि ये फाउंडर्स थे, और ये फाउंडर्स के लिए ही मेन चीज होती है कि इस चीज को लर्न करें. ये आप लोगों का बेसिक मॉडल है आपके स्टार्टअप का, जिसको आपने लेके फर्दर ऑन चलना है. बाकी थैंक यू सो मच. ये एक क्वेश्चन है आई गेस, शुड वी सेट कॉस्ट स्ट्रक्चर आफ्टर एग्जीक्यूशन और बिफोर? जी, सो इस ये चीज आपको ऑन द गो करनी है, ठीक है. ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन से पहले आपने थोड़ा सा अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर, जैसे आपको बताया गया कि एग्जीक्यूशन आप स्टार्ट कैसे करेंगे जब आप अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, कि मुझे पैसे कितने लगाने हैं चाहिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए. तो इनिशियल कॉस्ट स्ट्रक्चर आपने पूरा बनाना है. एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, कहाँ कहाँ किस मद में वो पैसे जा रहे होंगे, कितने मंथ तक आप सस्टेन कर सकते हैं उस चीज को, वो सब आपने अपना बनाना होगा. फिर आप अपनी एग्जीक्यूशन इनिशियल स्टार्ट करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उसको, जैसे फुरकान ने मेंशन किया था कि यू गो कीप गोइंग बैक एंड कीप एडिंग थिंग्स एंड रिमूविंग थिंग्स फ्रॉम योर कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. ठीक है, आई थिंक. जी आई गेस इट्स ओके. थैंक यू सो मच Aruj, once again thanks a lot for your precious time, and thanks for that interactive session for our new startups. इंशाल्लाह फर्दर ऑन हम कोशिश करेंगे कि आफ्टर 3 मंथ्स जो है ना लीन कैनवस पे दोबारा सेशन कंडक्ट करें, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने अपना लीन कैनवस जो है वो स्ट्रक्चराइज कर लिया हो. फिर उसके अकॉर्डिंग जब हम सेशन करेंगे तो उसमें काफ़ी क्यूरीज जो है ना वो रिजॉल्व हो जाएंगी इनकी इंशाल्लाह ताला. Thank you so much, Furkan. I really look forward to connecting with these startups again और इनकी ग्रोथ देखने में. और गुड लक आपकी फर्स्ट कोहोर्ट के साथ. लेट्स सी कहाँ तक पहुंचते हैं, क्या होता है. जी जी चलिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट गाइस. टेक केयर जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.